नमस्कार। हाँ, नमस्ते पंडित जी। आज के प्रमुख वक्त हम लोग के अत्यंत श्रद्धेय सम्मानित श्रीमान पवन वास्तव जी हम लोगों के बीच आ गए हैं। आप राष्ट्रीय साधक हैं, स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और अ, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के पूर्व संयोजक रह चुके हैं। आपका बहुत नैकट्य रहा है पूज्य गोविंदाचार्य जी से, श्रद्धेय गोविंदाचार्य जी से। गोविंदाचार्य जी भारत की उस परंपरा के उस चिंतन पर तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इस विषय पर पाठ्य प्राप्त करने के लिए हम सबके बीच श्रीमान पवन जी उपस्थित हैं। भाई साहब का पाठ्य हम सबको प्राप्त होगा और बहुत अत्यंत प्रासंगिक विषय पर आज हम लोगों ने आपको, जिस पर आपकी साधना, जिस पर आपकी आराधना, जिस विषय को आप जीते हैं, जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली पर ही आपको उद्बोधन के लिए, आपका पाठ्य प्राप्त करने के लिए लोक पहल आपको आमंत्रित किया है। सर मैं बता दूं कि यह जो लोक पहल है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही जिनकी संघ आयु बहुत लंबी है, जिन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में एक लंबी सेवा प्रस्तुत की है समाज को, उन्हीं स्वयंसेवकों का यह की परिकल्पना का स्वरूप है लोक पहल। लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है एक इसके आर्या सर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव हैं, इलाहाबाद इसके संयोजक के रूप में श्रीमान डॉक्टर वीके सिंह भाई साहब हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हैं। डॉक्टर वीके सिंह साहब ये इसके संयोजक हैं। इसके मुख्य कर्ता के रूप में और इसके बिल्कुल वैचारिक आधार के रूप में मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर आलोक चौहान हैं। बीएचयू से इसके अन्य जिसका वैचारिक वितान लोक पहल का शुरू करने वाले ऐसे डॉक्टर संतोष सिंह जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और सरसुंदर लाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं बीएचयू में, और डॉक्टर अविनाश पार्थिलकर जो प्रबंधन के प्रोफेसर हैं पूर्वांचल वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। पूज्य रज्जू भैया के अनन्य शिष्य परंपरा में सम्मिलित डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व गन्ना मंत्री हैं, इसके संरक्षक मंडल में हैं। वो एक ऐसी कड़ी है जो हमें रज्जू भैया से जोड़ते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके संरक्षक मंडल में सम्मिलित हैं। और हमारा ध्येय है, हमारे जो वैचारिक आधार हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महंत अवैद्यनाथ, श्रीमान अशोक जी सिंघल, पूज्य रज्जू भैया, और ये हमारे आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों के सहारे हमको चलना है। पूज्य रज्जू भैया, महंत अवैद्यनाथ, अशोक सिंघल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे वैचारिक अधिष्ठान में सम्मिलित हैं, और लोक पहल इन्हीं के कार्यों को, वैचारिक क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। और पूज्य इन सारे विचारों की अभिव्यक्ति का नाम है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ऐसे ही उन्हीं के अनुयायियों का, उन्हीं के वैचारिक लोगों की श्रृंखला का नाम है लोक पहल। तो लोक पहल का संक्षिप्त परिचय सर आपके सामने भाई साहब मैंने प्रस्तुत कर दिया है, वही लोक पहल है। जहां तक आज के लोक पहल के वक्ता का प्रश्न है, तो मैं स्वयं अभिभूत हूं। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और अवध को यह अभिमान है कि उसके पास राम जैसा गायक है, राम जैसा नायक हो और तुलसी जैसा गायक,
ब्रज को यह अभिमान है और सौभाग्य है कि उसके पास कृष्ण जैसा नायक है और सूर जैसा गायक है। भोजपुरी के पास नायकत्व और नेतृत्व, गायक दोनों का उस प्रकार अभाव नहीं हुआ है, रहा है, उस प्रकार की स्थिति नहीं रही है कि वह राष्ट्रीय विमर्श का विषय बने। फिर भी भिखारी ठाकुर जैसा गायक रहा है, भिखारी ठाकुर जैसा गायक रहा है। नेतृत्वकर्ता में हम लोक नायक जयप्रकाश को लेते हैं। और आधुनिक युग में जब हम लोगों ने अपना होश संभाला है, चित्त और चिंतन में जब से समझ में आने लगा है देश, राष्ट्र, राज्य और उसकी सामाजिक चिंतन परंपरा, तो हम लोगों ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जाना, जो एक नई स्वतंत्रता की नव चेतना का जागरण किए और भारत की स्वतंत्रता पर, भारत के लोकतंत्र पर जो ग्रहण लगा था उसको दूर करने का सदप्रयास किया। तो यही भोजपुरी के पास नायक है। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि भोजपुरी का एक दूसरा नायक जो अपनी निरंतर सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करता है, ऐसे श्रीमान पवन जी हम लोगों के बीच हैं। पवन श्रीवास्तव जी उसी आरा की धरती से, बिहार की धरती से, बुद्ध की धरती से, चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती से आप आते हैं, लोक नायक की धरती से आप आते हैं। आपका जन्म 1952 के बिहार के आरा जिला में हुआ। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में लगभग जेपी के आंदोलन से 10 वर्ष पूर्व आपका 1968 में प्रवेश होता है। 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका जुड़ाव होता है, घनिष्ठता बढ़ती है, आप स्वयंसेवक बनते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तरदायित्व 1974 में आपको प्राप्त होता है। जो इंदिरा गांधी ने अपने बाहुपास में राष्ट्र को जकड़ दिया था, 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई थी, यह युवा चिर तारुण्य की साधना करने वाला यह युवा जो हमारे सम्मुख आज पाथेय देने के लिए उपस्थित है, वह 27 महीने 28 महीने कारागार में रहता है, मीसा में। ऐसे हमारे पवन जी हैं। आपातकाल समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं आरा के। आध्यात्मिक जीवन, हिमालय का भ्रमण यात्रा, फिर गृहस्थ जीवन, सरकारी नौकरी और एक ऋषि परंपरा का वाहक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। ऐसे हमारे आज के वक्ता हैं जिन्हें प्राप्त होगा, हमारा पाथेय प्राप्त होगा। और हम लोगों के बीच अगर पलाश जी हो, आयुष जी, अगर पलाश जी जुड़े हुए हो तो पलाश जी को आप पैनल में ले लीजिए। पलाश काकती हमारे अत्यंत प्रिय हैं। और पलाश जी सर वो जुड़े हुए संभवतः, नहीं है। अच्छा, जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए, नहीं। उनकी कुछ व्यस्तता थी। भाई साहब का जितना मेरे पास उपलब्ध परिचय था हमने परिचय प्रस्तुत कर दिया है। ये लोक पहल की एक परंपरा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ ऋषि भी जुड़े हुए, जो हमारे बड़े अत्यंत डॉक्टर ऋषि जुड़े हैं। मैं देख रहा हूँ सर, ऋषिकांत जी। ऋषिकेश, ऋषिकांत। चलिए, भाई साहब का हमने जितना आता था परिचय प्रस्तुत कर दिया है। क्षमा के साथ, भाई साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वो छोटे से कटोरी में समुद्र को हम लोग नहीं समा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने भाई साहब का जो संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है, एक बार देख लीजिए। पलाश अगर जुड़े हों तो उनको देख लीजिए एक बार। पलाश इस समय हम लोगों के साथ नहीं है। सर तो जुड़े हुए अब मैं, जुड़ गए हैं नहीं जुड़े सर, नहीं जुड़े। तो मैं सीधे आज के विषय पर, आज का जो विषय लोगों का विषय दिया गया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की प्रासंगिकता। दो शब्दों का तो राष्ट्र है और उसका स्वाभिमान है। और राष्ट्र के स्वाभिमान के आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसी पर आज का पाठ्य होगा। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, भू सांस्कृतिक अवधारणा है। और राष्ट्र सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य से परिनिर्मित होता है।
और उसका एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है, एक सांस्कृतिक आधार है। अगर भारत की संस्कृति नहीं होती तो यह इतना पुराना देश और प्राचीन से अर्वाचीन तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रखता। लेकिन इसके उस स्वाभिमान को जीवंत करने, स्वाभिमान के आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि संस्कृति, सत्ता और समाज जब एक संरेख में रहता है तो वो राष्ट्र का, वो देश का, वो राज्य का स्वर्णिम काल होता है। चंद्रगुप्त का काल कह सकते हैं, मौर्य का कालखंड उस स्वर्णिम काल को रेखांकित कर सकते हैं। परंतु मानव जीवन है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह चेतना है, यह कभी कभी जागृत भी होती है, कभी कभी सुसुप्त हो जाती है। तो जब जब यह राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान की चेतना, भारतीयता की चेतना जब जब सुसुप्त होती है, जब जब एक बार देख लीजिए, मैसेज आया है पलाश का। पलाश शायद पैनल में आए हैं। आयुष जी, एक बार पलाश जी को देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुझे ले लीजिए। किस नाम से हैं पलाश, एक बार मैं बता देता हूं। बस थोड़ा सा विलंब है। ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए तकनीकी बाधा आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप सबको एक बार देख लीजिए, पलाश जी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जुड़ा हूं, लेकिन इसमें पलाश नाम दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार आयुष जी देख लीजिए। पलाश जी कह रहे हैं, पलाश जी लगातार हमको चित्र भेज रहे हैं लेकिन हमें भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष जी आप अनम्यूट होइए। जी सर, जी सर। देखिए कोई पलाश काकती करके हैं क्या, कोई जुड़ा हुआ है पैनल में? एक बार चेक करिए। सर पैनल नहीं दे रहा है, 5 लोग दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो पैनल के नीचे आप जाइए। अच्छा, पैनल के नीचे तो उसमें पलाश काकती दिखाई दे रहे हैं। ऋषिकांत जी जो जुड़े हुए हैं जौनपुर से। ऋषिकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सर इसमें दिख नहीं रहे हैं। तो अब मैं भाई साहब को मैं बात कर रहा था राष्ट्र पर, और जब जब राष्ट्र का यह गौरव या राष्ट्र जब जब संक्रमण की बेला में जाता है, सुषुप्त अवस्था में होता है, हमारा राष्ट्रीय चेतना सुषुप्त होती है, तब तब आंदोलनों की आवश्यकता होती है, वैचारिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारत लगातार दिग्भ्रम का शिकार है। संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्र बिल्कुल अलग अलग धाराओं में प्रवाहित होने लगे, बहने लगे, चलने लगे। तब राष्ट्र की संक्रमण की बेला आती है। ऐसे में स्वाभिमान के जागरण की आवश्यकता होती है। और आज हम सबके बीच पवन भाई साहब हैं, आपका पाठे हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ वक्ता हर जी, लगता है कि पवन जी नहीं है क्या? नहीं है सर, वो है, कनेक्टेड हैं। हाँ जी, जी भाई साहब, पवन जी, भाई साहब। जी नमस्कार। की बात आ रही है, बीच बीच में व्यवधान हो रहा है। जी जी भाई साहब, इस समय आपकी आवाज आ रही है, तो अपना आप पाठे प्रस्तुत करें। मैं विनम्रता पूर्वक आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हर हर महादेव। सावन के महीने में मेरा सौभाग्य है आप सब बच्चों के ये अपना विचार रखने के लिए आप सब लोगों ने आमंत्रित किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब विषय पर आते हैं। सर मैं क्षमा चाहूंगा, आप चाहे तो आप अपना सर वीडियो ऑफ कर लें तो क्लियर, थोड़ा सा नेटवर्क पुअर है आपके यहाँ, तो अगर वीडियो ऑफ कर लेंगे तो प्रॉपर आवाज मिलेगी हमको। ठीक है, वो करते हैं। जी जी जी। अभी ठीक है? जी 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 सर, जी सर। आवाज आ रही है अभी? ठीक। जी जी आ रही है सर। सर बोलें बोलें सर, सर बोलें। किया था कि मैं आप सबको किया कि आपने मुझे अवसर दिया और विषय शुरू है राष्ट्र आत्म स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र बीमारी, आत्म स्वाभिमान काल था कि परिस्थितियां कुछ ऐसी भाई बनी साहब, आवाज भी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। कहीं अगर ऐसे जगह पर आप बैठ जाते जहां पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी ठीक होती।
मैं देखता हूँ एक जगह जी बदल जी अभी कुछ ठीक है क्या आवाज? हाँ जी भाई साहब, अब ठीक लग रही है, अब आवाज आ रही है। अब आप माइक से भी वो अपना ऑडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो दोनों। वीडियो भी ऑन करके देखते हैं। जी जी, अब आवाज कुछ वो ठीक लग रही है। जी जी बोल। ठीक है आवाज? जी हाँ, आवाज भी ठीक है और वो भी वीडियो भी ठीक है। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 2004 में देश की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि एक विदेशी महिला देश की प्रधानमंत्री बनने के दरवाजे पर खड़ी थी और सारे देश के स्वाभिमानी लोग जो थे वो भीतर ही भीतर बहुत बुरा महसूस कर, पता नहीं चल रहा था किया क्या जा सकता है। लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक मजबूरियां ऐसी थी कि सारे राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक नेता ये कुछ भी करने की स्थिति में अपने को पा नहीं रहे। ऐसे समय में माननीय केन गोविंदाचार्य जी, जिनसे हम सब लोग किसी न किसी रूप में परिचित ही हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था 1962 में। और उसके बाद हम लोगों का सौभाग्य था कि उनका पूरा समय संघ के प्रचारक के रूप में बिहार में ही बीता। इसी बीच 1974 में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हो करके और फिर उस समय आदरणीय राम बहादुर राय जी यहाँ विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे बिहार के, माननीय गोविंद जी पट्टा विभाग के विभाग प्रचारक थे। और ये एक मिले जुले प्रयत्न से एक योजना बनी थी। हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। विद्यार्थी परिषद की जिम्मेवारी तब नहीं थी, तब संघ की ही जिम्मेदारी थी। तो फिर वो आंदोलन शुरू हुआ। फिर कैसे जयप्रकाश नारायण उससे जुड़े, उसमें माननीय राम बहादुर राय जी की, गोविंद जी की क्या भूमिका थी, वो सब एक इतिहास है। और फिर उस आंदोलन में संघ भी जुड़ा और संघ के स्वयंसेवक के नाते उसमें हम सब लोगों की भागीदारी हुई। फिर 75 में 26 जून को, 25 जून की रात को 12 बजे आपातकाल की घोषणा हुई। फिर सारे लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए। ये सब एक अपनी अलग कहानी है। इसके बाद फिर माननीय गोविंद जी भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए संगठन मंत्री के रूप में। 12 वर्ष का उनका जीवन रहा सीधे सीधे राजनीति में। लेकिन उस राजनीतिक जीवन के पहले 12 वर्ष का उनका जीवन, उनका 12 वर्ष का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, 12 वर्ष तक विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में, और 12 वर्ष फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में। ये उनका 36 वर्ष का समय रहा। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए, तब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद संसद में थे। उसके बाद फिर पार्टी सत्ता में आई, राम मंदिर आंदोलन, शिला पूजन, ये सब सबके स्मृति में होगा ही, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर 2002 में
परिस्थितियां ऐसी बनी कि गोविंद जी राजनीति से अलग हुए। अलग हुए तो उसके पीछे उनका जो तर्क था, जो उन्होंने बताया, मैं जो करना चाहता हूं इस देश में, इस समाज में, वो राजनीति के दायरे में रहकर संभव नहीं है। इसलिए समाज को जागृत करना, जैसे बताते हैं कि जो पूरा राष्ट्र जो खड़ा होता है उसमें धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता, ये 4 पाए होते हैं। तो धर्म सत्ता में, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले और संघ की तरफ से भी जो काम धर्म के क्षेत्र में हो रहा था वो हो ही रहा था। संघ स्वयं अपने आप में एक सामाजिक संगठन ही है। तो समाज को जागृत करना, समाज का स्वाभिमान जगाना, यह उद्देश्य राजनीति के दायरे में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता है, ऐसा गोविंद जी का निष्कर्ष था। तो 2002 में वो पार्टी से अलग हुए, सक्रिय राजनीति से, और 2004 में ये परिस्थिति पैदा हो गई एक इटालियन महिला के देश के प्रधानमंत्री बनने। तो वो बताते हैं कि ये समाचार इतना कचोट रहा था कि फिर ये इतना बड़ा बलिदान जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने दिया, वो उन बलिदानों का क्या होगा। 125 करोड़ के देश में क्या कोई इस देश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है? इतने बड़े संघर्ष, इतने बड़े बलिदान के बाद जिस विदेशी सत्ता से हमने छुटकारा पाया था, फिर हमारे देश का प्रतिनिधित्व एक इटालियन महिला करे, ये एक स्वाभिमान पर चोट की बात थी। और फिर वो आप सब लोग जानते होंगे, फिर वो जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन हुआ, और वो प्रदर्शन किस बैनर से हो, तो उसके लिए जो बैनर बना उसी का नाम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन था। यह कोई बहुत सुविचारित संगठन नहीं था, एक तात्कालिक जरूरत से पैदा हुआ एक बैनर था। उसी बैनर के अंतर्गत जंतर मंतर पर गोविंद जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, फिर ज्ञापन देना, और फिर उसके बाद की सारी परिस्थितियां तो हम सब लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब ये काम तो 1 सप्ताह में खत्म हो गया। खत्म हो गया तो अब पता ही नहीं चले कि अब राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन करे क्या। एक मुद्दे को लेकर के वो आया था और वो मुद्दा ही समाप्त हो गया। सोनिया गांधी बनी नहीं प्रधानमंत्री, तो अब क्या करें। तो 2-4 महीने तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। मित्रों का ये भी था कि अब इसको खत्म कर दिया जाए, संगठन को, इसकी जरूरत नहीं है। फिर बनारस में बैठे थे हम लोग, माननीय गोविंद जी ने देश भर में अपने 600 मित्रों को, सहयोगियों को पत्र लिखा था और उनको बुलाया था हरहुआ बनारस में। वो 2004 के दिसंबर में सब लोग वहां इकट्ठे हुए थे, और वहां ये निष्कर्ष निकला था कि एक विदेशी महिला देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और देश हक्का बक्का देखता रह जाए, ये इसका मूल कारण क्या है, ऐसी परिस्थिति बनी क्यों। और एक बार अगर ऐसी परिस्थिति टली तो ऐसा नहीं है, देश का स्वाभिमान, समाज का स्वाभिमान अगर इसी तरह से सोया रहा तो ऐसी परिस्थितियां आगे भी कभी भी आ सकती हैं। इसलिए ये प्रथम जरूरत है कि इस प्राचीन देश, इस प्राचीन गौरवशाली पूर्वजों की संतानें इस तरह से मूर्छा की अवस्था में पड़ी हुई हैं
इनको जागृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन को जारी रखा जाए और समाज को जगाने का और समाज के स्वाभिमान को जगाने का काम शुरू किया जाए। तो अब स्वाभिमान मूर्छित हुआ, जगे, तो उसकी पहली जरूरत क्या थी, कैसे शुरू करें? तो आप लोगों ने अगर किसी ने देखा होगा तो हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो जिसको बोलते हैं, उसमें एक वाक्य खंड है, संस्कृत का है, श्लोक का है, मां भैष्ट। ये आदि गुरु शंकराचार्य का एक श्लोक है, मां भैष्ट विद्वंतवनास्तपाय संसार सिंधोस्तरणेस्युपाय। जन ज्ञानी जन डरो मत, मां भैष्ट डरो मत, यह तुम्हारा विनाश नहीं है। मां भैष्ट विद्वंतवनास्तपाय संसार सिंधोस्तरणेस्युपाय। यह संसार अगर समुद्र है तो इसको पार करने के उपाय भी हैं। ये हमारा प्रतीक चिन्ह का लोगों का ध्येय वाक्य। तो एक भय, एक जाना अनजाना सा भय जो बैठा रहता है लोगों के मन में, सबके मन में, और उसमें ये जो हैंगओवर आप कह सकते हैं गुलामी का, उसके चिन्ह फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध में हमारी एक शर्मनाक पराजय, ये इन सब के कारण से एक ऐसा भय आम जन के मन में बैठा हुआ था, जिसके कारण से ये स्वाभिमान सुप्त था। तो पहले निर्भय बनो, मां भैष्ट। फिर ये स्वाभिमान जागृत होते ही देश स्वयं अपने रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि न तो इसके पास ज्ञान की कमी है, न मार्ग की कमी है, न तकनीक की कमी है। ये सब हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं। ये अथाह सागर हमारे पास है। वह यह था कि हमने अपनी इस सारी ज्ञान परंपरा पर भरोसा करना ही बंद कर दिया। हमको उस पर विश्वास ही नहीं था। तो फिर मैं दोहराता हूं कि विश्वास की यात्रा आत्मविश्वास से शुरू होती है। जब तक आदमी स्वयं पर विश्वास नहीं करता है, उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है। और ऐसे ही एक स्थिति में पूरा समाज, विशेष करके हिंदू समाज इस देश का पड़ा हुआ था, आज भी है। आज तो बहुत जागरण हुआ है। धीरे धीरे इस जाल से, इस संजाल से हमारा समाज बाहर निकल रहा है। अब धीरे धीरे अपनी ज्ञान परंपरा, अपने पूर्वजों के पाथेय, इन चीजों पर धीरे धीरे विश्वास करना हमने शुरू किया है। और जैसे जैसे इस पर विश्वास बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश की ताकत भी बढ़ रही है, वैसे वैसे देश का स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये स्वाभिमान बढ़ रहा है कि हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात हमारा राजनीतिक नेतृत्व करने लगा है। उसको ये विश्वास जग गया है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, आयात आधारित अर्थव्यवस्था, अपना कुछ नहीं, ये स्थिति थी, उस स्थिति से पिछले 4-5 वर्षों में, 6 वर्षों में जो अचानक बाहर निकलता हुआ देश दिख रहा है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारा स्वाभिमान धीरे धीरे जागृत हो रहा है। बाकी सब कुछ हमारा देश, हमारा समाज, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे स्वयं कर ले। एक बार उनको अपनी ताकत और अपने ज्ञान परंपरा पर भरोसा तो हो जाए, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की प्रासंगिकता मेरी समझ से यही है कि देश का स्वाभिमान, देश के नागरिकों का स्वाभिमान, और देश और देश के नागरिक की बात हम करते हैं तो वो प्रकारांतर से और स्वाभाविक रूप से हिंदू समाज की ही बात होती है।
सनातन समाज की ही बात होती, क्योंकि यही है भारत, वही अपने आप को इस भारत का पुत्र मानता है। तो जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो हिंदू समाज के स्वाभिमान के जागरण की बात करते हैं। ये स्पष्टतः हमको स्वीकार करना चाहिए और इसमें किसी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो एक बार अगर यह स्वाभिमान जागृत होता है तब फिर वहां से यात्रा शुरू। 1-2 मिनट में एक और बात मैं आपके सामने रखूं, समय के उसका मुझे पता नहीं है, समय की सीमा का, लेकिन मैं रखता हूं। तो जब ये एक आंदोलन का रूप, आप बोलिए, आप पूरे अपने पूरे वक्तव्य को प्रस्तुत करिए, समय सीमा नहीं है आपके लिए, आप बोलिए। धन्यवाद। तो अब यह एक आंदोलन का रूप धारण करने लगा, तो इसका दर्शन, इसका लक्ष्य, के सिद्धांत, ये सब धीरे धीरे गढ़ने की जरूरत है। और माननीय गोविंद जी के नेतृत्व में और व्यापक विमर्श के बाद आज हम जहां खड़े हैं वहां हमने प्रकृति केंद्रित विकास को अपने दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। इसको इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास का मॉडल जो है वही असल जड़ है समस्याओं की। हम 1974 के आंदोलन में भी जयप्रकाश नारायण ने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, नक्सली भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में व्यवस्था बदलने की बात करती हैं। सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। और गोविंदाचार्य भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। तो फिर ये समझने की जरूरत हुई कि अन्य लोगों के व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा और गोविंदाचार्य के और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा में फर्क क्या है। जब गोविंदाचार्य व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका संदर्भ क्या है। तब फिर ये समझने की जरूरत होती है कि व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता क्या है। तो बहुत गहरे में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने अपने रीजन, अपने अपने क्षेत्र की प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुरूप सबने अपने अपने विकास का एक मॉडल गढ़ा और हर समाज ने गढ़ा है दुनिया भर। लेकिन 500 वर्ष पूर्व तो ये प्रोटेस्टेंट फिलॉसफी जो है, इसमें से ये आया कि वो कहते हैं मैन इज द कॉन्करर ऑफ द नेचर। मनुष्य जो है वो प्रकृति का विजेता है और इसके भीतर से ही ये साम्राज्यवाद और निवेशवाद की परिकल्पना बाहर निकलती। अगर हम विजेता हैं तो हम विजेता हैं। इसमें से फिर निकलता है कि मैन इज द ओनली कंज्यूमर। एकमात्र उपभोक्ता मनुष्य है, बाकी सब उपभोग्य है, बाकी सब कमोडिटी है, सिर्फ आदमी कंज्यूमर है। इस विचार के भीतर से, इस दर्शन के भीतर से जो डेवलपमेंट का मॉडल निकलता है, विकास की जो अवधारणा बनती है, वो अंततः प्रकृति विध्वंस की तरफ ले जाती है। क्योंकि जब आदमी ये समझता है कि ये सारी प्रकृति में जो कुछ है वो मेरे लिए ही है, तब फिर वो जानवरों को मारकर खाएगा, जंगल काटेगा, पहाड़ तोड़ेगा, नदियों को प्रदूषित करेगा, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि वो दर्शन ही ये है। आदमी जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, चाहे मत है, चाहे आप तो या इस्लाम में जाए,
ये अजीम तरीन शख्स है, ये शय है। आदमी इस्लाम कहता है, क्रिश्चियनिटी कहती है कि आदमी जो है वो ईश्वर का बेटा है और इस जमीन का, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वश्रेष्ठ है तो, और ये सब कुछ जो ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, वो बंदों के लिए बनाया है, आदमी के लिए बनाया है। अब इस सोच, इस दर्शन के भीतर से जो विकास का मॉडल निकलता है, वो जो हम सबके सामने है। और ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि ऐसा सोचने वालों ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त किया, आधी दुनिया को जीता। हम भी उसके गुलाम रहे और जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया उसी को हमने भी विकास समझा और उस रास्ते पर चल पड़े। आपको 80 के दशक में, 78-80 के दशक में, आप सब लोगों को अगर ध्यान में होगा या ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो चार्टर जारी किया उसमें ये सुझाव दिया दुनिया भर के देशों को कि आप सारे देश अपने इतिहास से पीछा छुड़ाएं। ये हिस्ट्री उनके ऊपर बर्डन है। अगर आप विकसित होना चाहते हैं तो अपने अतीत को भूलिए, अपने इतिहास से पीछा छुड़ाइए और दुनिया में जो विकसित देश हैं उनको मॉडल मानिए और उस रास्ते पर चलिए अगर आपको विकास करना है। ये 70-78 के दशक। और हमारे देश में देश स्वतंत्र होने के बाद जो नेतृत्व आया, इसके हाथ में देश का नेतृत्व गया, उसने भी जो मॉडल माना वो इसी यांत्रिक विकास को देश के विकास का मॉडल बना और उस रास्ते पर देश को चलाया, बढ़ाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी गोमाता, हमारे जंगल, ये सब विनष्ट होते होते चले गए। पर्यावरण नष्ट होता होता चला गया। गोविंद जी 20 वर्षों से प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा पर भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं, लेकिन बात किसी के समझ में नहीं आती। बहुत दिन तक हम लोगों के भी समझ में नहीं आती कि भाई ये प्रकृति केंद्रित विकास का मॉडल क्या होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, तब क्या होगा? ये सड़कें नहीं रहेंगी, ये रेल नहीं रहेगा, ये हवाई जहाज नहीं रहेगा, क्या होगा मॉडल इसका? इसी बीच कोरोना की महामारी फैली और कोरोना की इस महामारी में प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को समझने में बहुत मदद किया लोग। क्या हुआ? विकास के जो भी मापदंड हम मानते थे, वो स्पेस में हो, हवाई जहाज हो, रेल हो, सड़क हो, ये सौंदर्य प्रसाधन हो, सब अप्रासंगिक हो गए। कोई किसी काम का नहीं रहा। आदमी जान बचाने के लिए एकदम सब कुछ छोड़ करके, बंद होकर के किसी तरह से जान बच। सड़कें वीरान, रेल बंद, हवाई जहाज बंद, घर से बाहर नहीं निकलिए, जरूरी हो तभी निकलिए, इस तरह के आदेश पूरी दुनिया में सरकारों के गूंज रहे, किसी तरह से जान बचे। और तब ये बहस, ये विमर्श दुनिया में और तेजी से होने लगा और इस पर सवाल खड़ा होने लगा कि कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। आखिर इस रास्ते पर चल करके हमने जो हासिल किया था वो तो किसी काम का नहीं रहा। घर में रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं रहा, गाड़ी किसी काम की नहीं रही, एसी किसी काम का नहीं रहा।
तो जो हासिल किया हमने, ये तो लगता है जैसे कोई बड़ी मूर्खता हमने की, और 400-500 वर्षों तक जो हम प्रयत्न करते रहे वो किसी गलत दिशा में तो नहीं जाते रहे। तो अब दुनिया भर में इकोलॉजी की बात, पर्यावरण की बात, ग्लोबल वार्मिंग की बात, ये सब बात ज्यादा तेज आवाज में ये सब विमर्श शुरू हुए। तो प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा के लिए हमको एक बात समझ में आती है। जब मैं उन दिनों ऋषिकेश रहता था, स्वर्गाश्रम घाट पर और गीता घाट पर एक महात्मा रहते थे। वो संघ के प्रांत प्रचारक थे, इस समय में फिर साधु हो गए थे। वहां उनको जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान था। मैं उनके पास जाकर बैठता था। एक व्यक्ति आया, जिसने कहा कि अपना कुछ कष्ट था, उसने अपना कष्ट बताया। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ इसका इलाज है, लेकिन आप कल आइएगा। वो चला गया। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या इलाज है, तो बगल में ही कोई घास थी, कोई वनस्पति। उन्होंने कहा कि यही है उसका इलाज। उन्होंने कहा कि यही इलाज है महाराज, तो उसको बता क्यों नहीं दिया आप उसको कल बुलाए, रात भर वो कष्ट झेलेगा, अभी बता देते। तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि देखिए, इसका एक नियम है, जिस जड़ी बूटी वनस्पति को मनुष्य अपने उपयोग के लिए उखाड़ता है, उसको हम लोग रात में जाकर के पहले आमंत्रित करते, दूसरे दिन सुबह जाकर उससे क्षमा याचना करते, तब उसको हम उखाड़ते हैं। हमको वो घटना, जब गोविंद जी प्रकृति केंद्रित विकास की बात करते थे, तो उस घटना से हम रिलेट करें। उपयोग तो आदमी प्रकृति का करेगा ही, करता ही है, लेकिन उसके प्रति उसका रिश्ता क्या है, प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या है, शत्रु का है कि मित्र का है। तो हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वजों ने जो विकास की अवधारणा दी और हजारों वर्ष तक हमारा जीवन जिस पर चला, वो प्रकृति के साथ मित्रवत संबंध के साथ चला। नदियों को हमने मां माना, गाय को हमने मां माना, हमने वृक्षों पर देवता के दर्शन किए, हम चांद को मामा बोलते हैं। ये एक संबंध, और संबंध के साथ हम प्रकृति के पांचों तत्वों का उपयोग करते हैं। अंततः इन पांचों तत्वों के उपयोग से ही विकास भी होता है और हमारा पोषण भी होता है। छठा कोई तत्व नहीं है। वही अग्नि, वही वायु, वही पृथ्वी, वही जल, उसी के रूपांतरण से हम विकास की यांत्रिकी विकसित करते हैं, आज के लोग भी। लेकिन ये उसको कुपित करते हैं, उसका अंधाधुंध दोहन करते हैं। ये प्रकृति के विजेता अपने आप को मानने वाले हैं। और हमारे पूर्वजों ने बताया कि हम कॉन्करर नहीं है, हम कस्टोडियन है, हम अभिभावक हैं, क्योंकि हमारे पास विवेक है। और जो भी जीव जंतु, जंगल, पहाड़, नदी, इस सब की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे पास विवेक है। तो आप उपयोग किस तरह से करते हैं, इसी से मॉडल बदल जाता है। तो हम लोग आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, इन सारे लोगों के साथ इस पर भी विमर्श कर रहे हैं कि आप बताइए कि अगर हम प्रकृति केंद्रित विकास के मॉडल के आधार पर घर बनाना चाहते हैं तो कैसा बनाएं, सड़क बनाना चाहते हैं तो कैसा बनाएं। जैसे इस सरकार में आप देख रहे हैं, अभी जो सरकार है उसमें ये चिंता दिखती है। कई सड़क बनाते हैं तो कहते हैं कि उसके लिए जो जितना वृक्ष कटेगा उससे 4 गुना वृक्ष हम लगाएंगे। ये प्रकृति की चिंता को ध्यान में रखते हुए विकास की ओर बढ़ने का लक्षण है।
तो अच्छा लगता है कि क्योंकि सभी चार परिवार तो एक ही है, सत्ता में है, तो संस्कार तो एक ही है सबका, सोचने का तरीका तो एक ही है। तो धीरे धीरे जो सत्ता पर काबिज लोग होते हैं, जो नीति नियंता होते हैं, वो जब इस बात को समझते हैं तब विकास के तरीके को अलग तरह से सोचते हैं। विकास विरोध नहीं है, लेकिन कैसे हो, क्या हो, मॉडल क्या हो, तो उस मॉडल का बदलना ही व्यवस्था परिवर्तन है। विकास की अवधारणा पर जमीन पर उतारने के तंत्र का नाम व्यवस्था है। और जब अवधारणा बदलेगी विकास की, तो तंत्र बदलेगा और वही व्यवस्था परिवर्तन। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने व्यवस्था परिवर्तन को अपना लक्ष्य बनाया और प्रकृति केंद्रित विकास को अपना दर्शन बनाया। और प्रासंगिकता का सवाल है, तो प्रासंगिक तो ये बात सदा सदा थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसा मैंने बताया कि कोरोना में ये बात ज्यादा प्रासंगिक लगी है कि हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जिस अंधाधुंध तरीके से हम सोच रहे थे, यह तरीका अंततः अमानवीय है, पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा पैदा करता है। तो अगर इस अस्तित्व को बचाए रखना है और विकास भी करना है, तो विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा और मानव केंद्रित विकास की अवधारणा से प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा की तरफ शिफ्ट करना, ये अधिष्ठान परिवर्तन करना, पैराडाइम शिफ्ट, सोचने का अधिष्ठान बदलना हो। तो ये काम जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सारा काम शुरू होगा जब हमारा अपना स्वाभिमान जागृत होगा, तभी। अन्यथा तो हम ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया में किए गए रिसर्च को ही हम सर्वोत्तम मानते हैं। हम अपनी चीजों को पोंगापंथी मानते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जितना दूसरे उड़ाते हैं उससे ज्यादा हम ही उसमें शामिल हो जाते हैं उसका मजाक उड़ाने में। तो जब तक इस मानस से हम बाहर नहीं निकलते, अपने ऊपर भरोसा बढ़ता नहीं है, तब तक हम अगर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, भारत माता को वैभव के चरम शिखर पर बिठाने की बात सोच रहे हैं, तो ये उसी की यात्रा है राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। मुझे लगता है कि अभी जो विषय था उसमें जितनी बातें प्रारंभिक दौर में रखने की थी, मैंने रखने की कोशिश की है। आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया और हम लोग सदा जुड़े रहें, सदा एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहें। तो हम लोग जिस उम्र में है, आप विचार विमर्श ही कर सकते हैं, बहुत भाग दौड़ करते करते अब नहीं कर सकते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका बहुत हर हर महादेव, आपका बहुत बहुत आभार। एक संयमित स्वयंसेवक, एक प्रतिबद्ध स्वयंसेवक, एक अनुशासित स्वयंसेवक की जो आपकी 52 से के बाद और 2022 तक की जब आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े, संघ से जुड़े, उसके बाद आपकी ये जो साधना और उस साधना का प्रतिफल है कि, और एक स्वयंसेवक के रूप में, कि आपने अपने पूरे पाठे को, पूरे उद्बोधन को मंत्रवत बना दिया, बिल्कुल उसका श्लोक का स्वरूप दिया, और जो सूत्र वाक्य हैं जीवन के वो आपने दिए हैं। अब आपकी ये सहजता है कि आपने कहा कि हमने बहुत कम समय में जितनी बात कहनी थी कह दिया, लेकिन आपकी बात इतनी मौलिकता के से परिपूर्ण है कि वह केवल 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 बोधगम्य है, अनुभवजन्य है। अनुभव और बोध के स्तर पर ही
उसको समझा और जाना जा सकता है। आपका आज का संबोधन जो सामाजिक जीवन 68 से शुरू हुआ है, उसकी पूरी साधना है, और उस साधना को शब्दों की आकृति मिली है, उसके लिए हम लोग अभिभूत हैं। आपने भारत स्वाभिमान आंदोलन के बहाने आपने एक ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व, स्वयं आप उसके का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके आप उपनिषद प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रीमान गोविंदाचार्य जी के आप सहयात्री हैं, और आपका जीवन स्वयं साधनामय है। 12 वर्ष का प्रसारक जीवन, 12 वर्ष एबीपीपी के संगठन मंत्री और 12 वर्ष तक बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में जो पूज्य गोविंदाचार्य जी का जीवन रहा है, और उसके बाद अर्थ सत्ता, राज्य सत्ता और समाज सत्ता में किसका अनुगमन किया जाए, किस मार्ग का अनुसरण किया जाए, वही मार्ग स्वामी विवेकानंद का मार्ग है। कभी कहा था रूसो ने, प्रकृति की ओर लौट चलो, तो वो पाश्चात्य अवधारणा थी। आपने कहा वो प्रकृति की विजय की अवधारणा थी, और प्रकृति की विजय की अवधारणा का अभिकेंद्र है मनुष्य उपभोक्ता है, और अन्य जितने प्राणी और जीव हैं वह उपभोग्य की वस्तुएं हैं। आपने अपने पाठ्य में कहा, वहीं से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और उपभोक्तावाद की धारा बहती है, और वही विकास का मॉडल हो गया। और वह विकास का मॉडल कहाँ लेके जाएगा? केवल और केवल वह अणु बम, हाइड्रोजन बम उधर ही लेके जाएगा, विनाश की ओर लेके जाएगा, प्रदूषण को बढ़ावा देगा। लेकिन उसी में से एक राष्ट्रीय साधक की साधना का प्रतिफल निकला। और दूसरी तरफ अवधारणा थी वेदों की ओर लौट चलो, जो स्वामी दयानंद ने कही थी, वेदों की ओर लौट चलो। तो उन वेदों का ध्येय था, उन वेदों की व्याख्या का एक अंश था अरण्यक। 4 वेद, वेद के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद अरण्यक। अरण्यक इस देश की जीवन शैली को प्रकृति केंद्रित करते हैं। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत अत्यंत सारगर्भित थी, कि वैसे ही है जैसे आपने व्याख्यायित किया कि हम प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति केंद्रित विकास क्या है और उपभोक्ता केंद्रित विकास क्या है। प्रकृति केंद्रित विकास है कि अगर हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और हमारा तापमान बढ़ रहा है, तो हम वृक्ष लगाएं। वो वृक्ष हिल हिल करके बादलों को बुलाएंगे। और एक उपभोक्तावादी संस्कृति है जो वृक्षों की जगह बढ़ते तापमान का प्रतिरोध करने के लिए एसी लगाते हैं, जो तापमान में और वृद्धि करते हैं। यह जो आपने तारतम्य उपभोक्ता का और भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रकृति केंद्रित विशद व्याख्या की, सचमुच मैं आज बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस तथ्य की प्रतीति, इस तथ्य का अनुभव और इस अपने आत्मसात करने की स्थिति में आपके पाठ्य के उपरांत ही प्राप्त हुआ है कि प्रकृति केंद्रित विकास का अभिप्राय क्या है और तंत्र की मूल अवधारणा, व्यवस्था परिवर्तन की मौलिकता क्या है। विकास को परिवर्तित करने के लिए इस तंत्र की आवश्यकता है, वही व्यवस्था है। और वह तंत्र अगर प्रकृति से सामीप्य, प्रकृति से अन्योनाश्रित, ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप नहीं रखेगी, तब तक पैराडाइम शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा। यही आप जैसे साधक मनीषी का वक्तव्य है, जो हमें बार बार विवेकानंद की याद दिलाता है। कम खाना प्रकृति है, अधिक खाना विकृति है, और भूखे को भोजन देना भारत की संस्कृति है। यही प्रकृति केंद्रित विकास है। उपभोक्ता से दूर होकर के, तभी गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा, मैं वृक्षों में पीपल हूं। और जिस दिन यह भारत और भारतीयता की समझ और अपने प्रति, और सबसे बड़ी बात कही स्वामी विवेकानंद ने, तो उसी को कहा है कि वही वैदिक है जिसको अपने पर आत्मविश्वास है, अपने आत्मा पर विश्वास है। भारत स्वाभिमान आंदोलन प्रकारांतर से विवेकानंद का 21वीं शताब्दी में उद्घोष है। एक नए विवेकानंद का अभ्युदय है गोविंदाचार्य का, जो भारत को सिखा रहे हैं कि नहीं, अपने पर आत्मविश्वास करो, अपने स्वाभिमान को जागृत करो और अपने को समझो कि देश का प्राकृतिक संरक्षण देश के लिए कितना आवश्यक है। नहीं तो गंगा एक्शन प्लान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि
जो मन का प्रदूषण है वो प्रकृति केंद्रित विकास में, अपदूषण में कभी परिवर्तित नहीं होगा। वह प्रकृति केंद्रित संरक्षण होगा, राष्ट्र का उन्नयन होगा। हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस, कितनी गैसों से ओजोन परत के समाप्त होने की संभावना नहीं होगी। यही प्रकृति केंद्रित विकास है। और आपका अद्भुत, अविस्मरणीय और बड़े सरल शब्दों में वो साधना कहाँ से जाती है? वो 68 से वो 77 का जेपी का आंदोलन, समानांतर सरकारों का गठन, छात्रों की सरकार का गठन, जेपी आंदोलन का वह चिर तारुण्य विनोबा की साधना वो दिखाई दे रही है। और सनातन का अर्थ और अर्थ होता है, जब भी प्रकृति केंद्रित विकास का अर्थ जगाया जाएगा तो उसका अर्थ है सनातन। सनातन का भावबोध, हिंदुत्व का भावबोध। वही विवेकानंद पुनः जागृत होके कहते हैं, एक बार पुनः जाग, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, यह तुम्हारे कमलवत नेत्रों का विश्राम था, ताकि तुम सुंदर सुप्रभात का दर्शन कर सको और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर नहीं कहेंगे, आज आपने बताया कि भारत कैसे कैसे अपने थोड़े से स्वाभिमान को जागृत करता है। सोनिया गांधी एक प्रतीक है, और लेकिन उसमें कितना बड़ा तथ्य छिपा हुआ है। करो या मरो असहयोग, कितने आहुति। सुभाष बाबू की याद आती है, चापेकर बंधुओं की याद आती है, पूज्य सावरकर की याद आती है। कितनी हुतात्माओं ने अपनी आहुति धधकते हुए अग्निकुंड में भारत के याज्ञिक अनुष्ठान में अर्पित की है, तो देश को आजादी मिली। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इतने संघर्षों के बाद जो प्राप्त आजादी थी, स्वतंत्रता थी, जो जन संप्रभुता थी, उस जन संप्रभुता को एक इटालियन महिला चुनौती दे रही थी, प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी थी। क्या पूरे 135 करोड़ में कोई आदमी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? ये केवल प्रतीक है, लेकिन प्रतीक से प्रकारांतर से इतिहास की उन करवटों को सुनना है, इतिहास के पदचाप सुनने हैं और भविष्य का सन्मार्ग बनाना है। यही गोविंदाचार्य जी का राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन है, यही श्रीमान पवन श्रीवास्तव जी का आंदोलन है, यही हुंकार है स्वामी विवेकानंद की। और इसी को अगर भारत संरक्षित सुरक्षित कर लेगा तो भारत की भारतीयता सुरक्षित रहेगी, प्रकृति केंद्रित विकास और पोषण होगा। हम धरती का आकार प्रकार नहीं बदल सकते हैं, अपने मन के प्रदूषण को हटा करके प्रकृति केंद्रित करके हम अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, जिसमें प्रकृति भी जीवित रहेगी, प्रकृति का संरक्षण और पोषण भी होगा और कोविड जैसी समस्याओं का समाधान भी होगा। जब देश अमेरिका जैसी उन्नत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई एकदम टॉप की और हेल्थ सेक्टर की ये हाल थी, तब इस देश के आरा के, बलिया के, बक्सर के लोग केवल गांव में बैठ करके गिलोय पी करके अपने जीवन को बचाने में सफल रहे। यही प्रकृति केंद्रित विकास है। प्रकृति केंद्रित विकास वैक्सीनेशन नहीं है। अगर हम होता तो संभवतः कोविड-19 जैसी समस्या नहीं आती। हमारे इस लोक पहल की एक परंपरा है और लोक पहल की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। हमारे आप भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे अभिप्रेरक हैं। हम बराबर आपको आमंत्रित करते रहेंगे। लेकिन हम अपने एक युवा साथी हर्षमणि सिंह, जो युवा अर्थशास्त्री हैं, मैं उनको करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर हर्षमणि सिंह की सर का औपचारिक रूप से भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर लोक पहल की इस रविवारी श्रृंखला पर राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो एक यात्रा श्री पवन श्रीवास्तव के माध्यम से जो हम सब लोगों ने सुनी, निसंदेह एक विस्मृत और बार बार दोहराई जाने वाली यात्रा है। मानव और जीवन का जो साहचर्य है वही वास्तव में भारतीय संस्कृति और भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक प्रतीक है। वो कन्क्वायर से कस्टोडियन की यात्रा है और वास्तव में जो इस समय जो हमारा जो मूल मंत्र है, जैसा कि श्री अपने व्याख्यान में व्याख्यायित, वास्तव में जो सूत्र है विश्वास से आत्मविश्वास का सूत्र है और यही आत्मविश्वास हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यही आत्मविश्वास हमें स्वदेशी मॉडल की ओर है। यही बात हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से जोड़ती है।
तो मानव और प्रकृति का जो एक साहचर्य संबंध है, बहुत खूबसूरत लहजों में कहा कि जब हम प्रकृति के किसी पुष्प का या पंक्ति का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो हमें उसका आह्वान करना पड़ता है। ये ऐसी ये हमारा स्वाभिमान है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 का दौर बड़ा करवट वाला दौर रहा। विकास के मानक नए तरीके से तय हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर। तो जीवन निर्वाह स्तर को जीडीपी का नाम दिया गया। तो ये जो विकास की अवधारणा चली वो जीडीपी आधारित विकास की अवधारणा है, जो तिजारत के नियमों से बंधी हुई अवधारणा है। और तिजारत के नियम हमें लाभ की पराकाष्ठा की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब ऐसी समस्याएं जिनकी परिकल्पना बाजार के द्वारा परिभाषित ही नहीं है, बाजार अपने एक ही अंग को लेकर फलता है और फूलता है और जिसके नियम लाभ के नियम से जुड़े हुए हैं, और जब ऐसी कोई अचानक से समस्या आती है तो समन्वय करने में बाजार असफल होता है। तमाम सारे देश अपने यहाँ विदेशियों को बाहर भेजने लगते हैं, हवाई मार्गों, रेल मार्गों, सड़क मार्गों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके का विश्व में कोई समन्वय नहीं दिखता। ऐसे दौर में भारत और उसके नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़े प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय श्री योगी जी खड़े होते हैं और एक समन्वय की विचारधारा लाते हैं। वो इंडिजीनियस वैक्सीनेशन भी बनाते हैं तो किसी दूसरे देश को भी देने से कोताही नहीं बरतते। तो ये जो जीडीपी आधारित विकास की अवधारणा थी, इसने हमें एक ऐसे दोराहे पर, और मैं तो कहूंगा कि ये एक नया प्रस्थान बिंदु हो सकता है, विश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा का एक नया प्रस्फुटन बिंदु हो सकता है। ये हमें एक पुनर्विचार का मौका मिला है कि हम किस प्रकार के विकास के मॉडल को, इस विकास के मॉडल को जिसको हमने आजादी के बाद और आजादी के बाद के 80 के दशक के बाद से हमने जिसको पूरी तरीके से अपना लिया, जो तिजारत के नियमों में उलझ कर रह गया, जिसकी जवाबदेही उन तमाम सारे देशों ने नकार दी जब बाजार के नियमों को समन्वय की आवश्यकता थी। तो ये जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को, जो भारतीय संचेतनाओं, भारतीय सनातनी परंपराओं, भारतीय संस्कृति से अपना जुड़ाव महसूस करता है और उसे अपना जुड़ाव महसूस करना चाहिए, उसे पुनर्विचार की आवश्यकता है। जिन बातों को हम अपने दर्शन को उन्हें पहले हमें खुद पर अपने में ढालना पड़ेगा। तो शायद इसी ओर श्री श्रीवास्तव जी का एक शानदार लोक पहल की अद्भुत परंपरा में एक व्याख्यान हमको प्राप्त हुआ। मैं लोक पहल के इस आभासी पटल पर और अपने लोक पहल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपके इस विचारों का स्पंदन हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं लोक पहल के इस कार्यक्रम के संयोजन में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, जो प्रत्येक रविवार को अपने समन्वयन का इस्तेमाल करते हुए जो एक दुरूह कार्य होता है, देश भर के वक्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर लाना, उनकी बातों को साझा करना और उन बातों के निष्कर्ष को हमें आगे भी ले जाके सरकारों तक पहुंचाना, उसके लिए मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली से हमारे में जुड़े हुए मित्र श्री ऋषिकेश जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वह भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लोक पहल से जुड़े हुए हैं और अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इस पूरे संयोजन को इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आयुष त्यागी जी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इस पूरे संयोजन को उसकी क्राफ्टिंग करते हैं, उसे फिर रिकॉर्ड करके फिर इसे यूट्यूब पर लाइव भी
आप देख सकते हैं, वो फेसबुक पेज पर भी जाता है, लोग पहले आप उसे भी देख सकते हैं। इसका श्रेय भी मैं उनका आयुष त्यागी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो दर्शक हमसे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उन सभी जिन्होंने हमें ध्यान से सुना, अपने विचारों से संपादित किया, मैं उन सभी का पुनः बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अखिल त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी, आपने बहुत संक्षेप में और उसकी आज के व्याख्यान की बहुत सुंदर मीमांसा की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है, इसके लिए आपका हृदय से आभार। यह आभासी मंच भाई साहब, आपका जो स्पंदन है, यह छोटा सा मंच पर हम लोग करते हैं और लाखों के बीच हम पहुंचते हैं, कई लाखों के बीच ये बात जाएगी। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि सनातन का, हिंदुत्व का, संस्कृति का विश्व गुरु बनने की जो परिकल्पना है वो प्रकृति केंद्रित विकास किस तरह हो। और हम आत्मनिर्भर भारत के, हम लोग शायद स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, स्वदेशी जागरण मंच के भी कार्यकर्ता हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना किस प्रकार अपना स्वरूप और आकार ग्रहण करे, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका यह मंत्रवत सूत्रवत जो वाक्य हैं, ये जो शब्द हैं, जो आपका पाथेय और उद्बोधन है, वह लाखों को स्पंदित करेगा और हम लगभग 10 लाख तक पहुंचते हैं। आपका पाथेय भारत और भारतीयता को प्रज्वलित करेगा, जागृत करेगा। इसी कामना के साथ शिव संकल्प मस्त, आपका कोटिशः आभार, धन्यवाद। आप हमारे अग्रज हैं, अगुआ हैं, अभिभावक हैं, और जब जब हम आपका आह्वान करेंगे, आप विमर्श के लिए आएंगे, और राष्ट्र में अगर किसी की कमी है तो सिर्फ और सिर्फ विमर्श की है, और इसी विमर्श से राष्ट्र में आत्मविश्वास जागृत होगा। जब इस देश की संन्यास परंपरा है, आप उस संन्यास परंपरा के की ओर अग्रसर हैं, और इस देश का जब जब भी पथ विचलन होता है, इस देश की ऋषि परंपरा, साधक परंपरा ही विश्वास को जागृत करते हैं, एक ऐसा द्वीप प्रज्वलित करते हैं जो रात भर जलता है, अंधियारे से रलता है, अंधियारे से लड़ता है, सत्य को उद्घाटित करता है, सत्य की प्रतिस्थापना करता है, और फिर होता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपका बहुत बहुत आभार, आपको अनेक प्रणाम, और हम जब जब आपका आह्वान करेंगे, आप हमारे उद्बोधन के लिए, पाथेय के लिए, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रत्याशा के साथ आपका हृदय से आभार, पुनः अनेक प्रणाम। आयुष जी, अब आप कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। आयुष जी, अब आप कार्यक्रम का समापन कर दीजिए। आयुष जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप इस मीटिंग को ऑफ कर दीजिए। आयुष जी।